Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be doing the third chapter of ACCA F5 and the name of the chapter is Cost Volume Profit Analysis. Guys, first thing मैंने वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन एग्ज़ाम किट सॉल्यूशंस. मुझे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम किट सॉल्यूशंस के लिए बोल रहे थे. सो आई हैव डन एग्ज़ाम किट सॉल्यूशन ऑफ F3 और F1 की मैंने अभी 40% कर दी है. सेकंड तुमने देखा होगा मैंने 2-3 दिन से 12th क्लास की वीडियोस डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इश्यूज़ आ रहे थे रिगार्डिंग एग्जाम्स. तो आई वाज वर्किंग विद देम, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू मेक द वीडियोस. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. सो ये थर्ड चैप्टर जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दिस इज़ मोस्टली ऑन फाइंडिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड उस ब्रेक इवन पॉइंट के आगे पीछे क्या क्या होता है, कैसे हमें फिगर्स निकालनी होती हैं, क्या मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट का. दिस इज़ मोस्टली दैट इस चैप्टर में. इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है. इसी चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो है. अब जैसे ब्रेक इवन, अगर मैं तुम्हें एक सिंपल मीनिंग बोलूँ, व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस. ये सिंपल क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का कि ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता. अगर मैं इसका तुम्हें एग्जांपल दूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक चार्ट से बताता हूँ. फॉर एग्जांपल चार्ट से, ये मेरी टोटल कॉस्ट का चार्ट है. ये है मेरा अमाउंट, दिस इज़ अमाउंट एंड दिस इज़ आइटम्स. मतलब स्टार्टिंग में मेरी हमेशा होती है फिक्स कॉस्ट. ये मैं चार्ट अभी क्यों बता रहा हूँ, हालांकि इसमें आगे भी है बट अभी मैं बता दूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा F2 से ये रिलेट कर पाओगे. और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी थी F2 वो अभी से समझ जाएंगे ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना आए. तो इस चार्ट में क्या होगा, टोटल जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वो हर जगह कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है. तो फिक्स कॉस्ट चाहे हम 1 यूनिट सेल करें चाहे 100 यूनिट सेल करें, जितने मर्जी सेल करें, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये लाइन है हमारी फिक्स कॉस्ट की. उसके बाद ये जो हमारी लाइन है दिस इज़ कॉल्ड टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट कैसे है हमारी, यहाँ पे जब हमने एक भी यूनिट सेल नहीं किया था हमारी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि यूनिट तो कोई सेल हुआ ही नहीं, बट देयर विल बी अ फिक्स कॉस्ट. उसके बाद जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते चले गए, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते चले गए, वैसे वैसे मेरी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती चली गई. क्योंकि यहाँ तक जैसे अमाउंट देखा जाए, जब मैंने 1 यूनिट बनाया तो मेरा अमाउंट सेम था. जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करे, अगर यहाँ से मैं देखूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, टोटल कॉस्ट मेरी जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करे, मेरा अमाउंट यानी कॉस्ट भी बढ़ती चली गई बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. और उसके बाद जब मैं आइटम सेल करनी शुरू करता हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड होनी शुरू हो जाती है. तो यू कैन से ये जो सारा पार्ट है दिस पार्ट इज़ लाइक वेरिएबल कॉस्ट और ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. तो मैं इस चीज़ पे मैंने बार बार बोला था कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा इट्स अ फर्दर सब्जेक्ट ऑफ F2. सो देर इज़ नो पॉइंट कि मैं F2 के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चला जाएगा और हमें इतना लंबा नहीं खींचना. तो तुम जिसको भी अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि TC टोटल कॉस्ट होता क्या है, ये ग्राफ कहाँ से आया, कैसे बनाई, दैट मीन्स यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड F2 ऑफ ACCA, या तुमने ग्रेजुएशन करके एग्जाम्शन ली होगी. तो प्लीज़ एक बार F2 की 2 दिन लगा के 3 दिन लगा के सारी वीडियोज़ देख लो. जस्ट लाइक अ मूवी तुम देख लो, देखते देखते आधी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी. तुम्हें उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट एक बार वीडियो देखनी है, ठीक है. सो ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट, ये होती है हमारी फिक्स कॉस्ट. अब उसके बाद अब आता है मेरा रेवेन्यू. रेवेन्यू यानी सेल्स. स्टार्टिंग में जब मेरा कोई यूनिट सेल नहीं हुआ तो मेरा रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा. उसके बाद धीरे धीरे मेरी सेल्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी. ऐसे होगा मेरा ग्राफ, ये होगा सेल्स का ग्राफ यानी रेवेन्यू का, इनकम का. ये है मेरा रेवेन्यू का ग्राफ, ये है मेरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ. तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे माई टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू या रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, BEP.
कि यहाँ पे आके मेरा रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसके बाद जो भी होगा ये सारा मेरा प्रॉफिट होता चला जाएगा क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, और इसके पहले इतने यूनिट्स में सेल करूँगा अगर, तो इतने यूनिट्स पे मेरा लॉस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट से हमें पता क्या चलता है, ब्रेक इवन पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे ताकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। इसके ओवर एंड अबव अगर हम सेल करेंगे तो वी विल बी इन प्रॉफिट, लेकिन अगर हमने यूनिट्स इससे कम सेल करे तो ये हो जाएगा हमारा लॉस। तो ये सारा एक तरह से बजटिंग के टाइम पे ही हम एनालाइज करते हैं, बजटिंग करते हुए कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे, क्या हमारी टोटल कॉस्ट है, क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं, सब कुछ एज अ एनालाइज़र तुम्हें ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करके हमारे टोटल कॉस्ट, जैसे हमने पुराने सब चैप्टर्स में निकाली थी कि टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो सकती है, और उसके बाद हमारे को कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे ताकि हमारा इतना मिनिमम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें ब्रेक इवन पॉइंट का समझ आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें पहले ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताया हुआ, यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट। अब आगे है सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच देयर इज नीदर प्रॉफिट नो लॉस। ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का तरीका क्या बताया हुआ है, सिंपल तरीका देखो। हमारा एक टर्म होती है कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दैट मीन्स इतना प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम अर्न कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट पे हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेट्स से मैं इंडियन करेंसी में, या चलो इन डॉलर्स, $20 मैं एक प्रोडक्ट की सेल में या एक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूँ। अभी सेलिंग प्राइस नहीं, नॉर्मल कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो भी था उसमें से मैंने जो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो माइनस करी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 20, कि इतना मेरा प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन इज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, यू कैन से इट्स लाइक अ ग्रॉस प्रॉफिट काइंड ऑफ। उसके बाद मेरे टोटल अदर एक्सपेंसेस जो वेरिएबल नहीं है, विच इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, वो मेरी आ रही है लेट्स से $2 लाख। मैंने क्या बोला? मैं प्रॉफिट पर यूनिट कमा रहा हूँ 20, जिसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मैंने कंसीडर की है। अभी टोटल एक्सपेंस जो मेरा हो रहा है, अदर एक्सपेंस अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो फिक्स कॉस्ट मेरी है वो है 2 लाख। तो लॉजिकली मुझे हाउ मच यूनिट्स रिक्वायर्ड to be sold to get break even point। ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए मतलब मेरा ओवरऑल प्रॉफिट, नॉट दिस प्रॉफिट, ओवरऑल जो मेरा नेट प्रॉफिट है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट मेरा ज़ीरो हो, यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस, सारे खर्चे सारे इनकम मिलाने के बाद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे ये $2 लाख कवर करने पड़ेंगे, $2 लाख सॉरी। सो हाउ विल आई कवर दिस $2 लाख? तो BEP, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, हाँ, ये जो मेरा $2 लाख का खर्चा आया था डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी 20, सो दैट मीन्स मुझे 10,000 यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे, बिकॉज 10,000 यूनिट्स सेल जब मैं करूँगा तब तक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। दैट मीन्स व्हेन आई विल बी सेलिंग 10,000 यूनिट्स, तब जाके तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊँगा, क्योंकि 10,000 यूनिट सेल करके मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2 लाख, और 2 लाख ही, जैसे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, कंट्रीब्यूशन विल बी 20 है पर यूनिट, और मैंने 10,000 यूनिट सेल किए, दैट मीन्स 2 लाख आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन, माइनस जितनी भी मेरी फिक्स कॉस्ट थी वो मैंने 2 लाख जो थी वो माइनस कर दी, दैट मीन्स मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आ गया 0, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन। टोटल फिक्स कॉस्ट जो मेरी आ रही है डिवाइड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
अब इसके बाद इन्होंने कुछ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है. लेट्स डू दिस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. अच्छी बात ये इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हमें बताए हुए हैं, तो विल यूज़ दैट फार्मूलाज. सो दी फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू पी क्यू. सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 25, वेरिएबल कॉस्ट इज 20. सो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 25, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 20. देयरफॉर contribution will be 25 minus 20. That means $5 per unit is my contribution. थोड़ी सी राइटिंग अच्छी कर लेता हूँ. $5 per unit will be my contribution. Okay. Fixed cost are 50,000. Fixed cost है मेरी 50,000. Okay. Calculate the number of units that must be made and sold in order to get break even. तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, I'll just highlight it. So ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था. टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी थी 50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज़ 5. तो मुझे 10,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे टू गेट माय ब्रेक इवन पॉइंट. हालांकि इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन. तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी बुक में ये सारे फॉर्मूलेज ऐसे करके सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें ये सारे फॉर्मूलेज याद रहें. अभी पहला फॉर्मूला हमें ब्रेक इवन का मिल गया. बी पॉइंट ये पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000. अगर हमें प्रॉफिट 40,000 चाहिए तो हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे. अब ब्रेक इवन पॉइंट 10,000, ब्रेक इवन पॉइंट इज 10,000 यूनिट्स. अब इसका अगर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दूं, इफ आई गिव अ शॉर्टकट, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. अगर मुझे सिर्फ देखना है कि प्रॉफिट के लिए मुझे कितने यूनिट्स और बनाने पड़ेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स और बनाने पड़ेंगे. तो प्रॉफिट मेरा था 40,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट मीन्स 8,000 यूनिट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, तब जाके मेरा प्रॉफिट होगा 40,000. अब ध्यान से, ये 8,000 यूनिट इज़ नॉट दी आंसर. मैं ये बोल रहा हूँ सारी फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद, सारी फिक्स कॉस्ट जब मेरी कवर हो जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आके मुझे 8,000 यूनिट्स और सेल करने पड़ेंगे, तभी मेरा प्रॉफिट आएगा 40,000 का. दैट मीन्स टोटल यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे, दैट विल बी 18,000, तब जाके आई विल गेट माई प्रॉफिट. ठीक है. तो इसका एक तो ये है कॉन्सेप्चुअल तरीका कि मैंने ये पहले देख लिया कि अगर 40,000 प्रॉफिट मुझे चाहिए तो 40,000 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स मुझे 8,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे. दिस इज़ ऑब्वियस. लेकिन 8,000 यूनिट ओवर एंड अबव 10,000, क्योंकि 10,000 यूनिट्स तक तो ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके आगे आके ये फिक्स कॉस्ट तुम्हारी यहाँ कवर हो चुकी है. इसके बाद तुम जितने भी यूनिट सेल करोगे वहाँ तुम्हारी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी एंड यू विल डायरेक्टली गेट योर प्रॉफिट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन. तो सीधा सीधा इतने टोटल यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे, तब जाके आएगा मेरा प्रॉफिट. और इसका इन्होंने जो फॉर्मूला बताया हुआ है, इट्स अ गुड फॉर्मूला. इन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है इसका कि फॉर्मूला इज़ फिक्स कॉस्ट, इन्होंने लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट प्लस, अच्छा चलो लिखा ही हुआ है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 18,000. कैसे? 50,000 मेरा था कंट्रीब्यूशन, वो फिक्स कॉस्ट, प्लस 40,000 का चाहिए था मुझे प्रॉफिट, डिवाइड बाय 5, तो 90,000 डिवाइड बाय 5, 18,000 यूनिट्स पे आके मेरा ये प्रॉफिट होगा. सिंपल फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्चुअली तुम्हें लर्न करने हैं, समझ के लर्न करने हैं, रट्टा नहीं मारना. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना. टोटल हमारा फिक्स कॉस्ट कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना, और वहाँ से प्रॉफिट. नेक्स्ट सी पॉइंट इज the company budgets to sell 13,000 units of PQ. Calculate the margin of safety. अब margin of safety may be expressed in units. A margin of safety is expressed in terms of unit. या margin of safety का फॉर्मूला क्या होता है? budgeted level minus break even level of activity. budgeted level minus break even level of activity simply means पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 13,000.
हमारा जो ब्रेक इवन है वो है 10,000, ब्रेक इवन इज 10,000, और हम एक्चुअली जो सेल करेंगे दैट इज़ 13,000. सो दैट मीन्स जो 3,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं उसमें हम डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करेंगे. तो इन यूनिट्स में हमें कोई प्रॉब्लम, कोई लॉस, कोई इशू नहीं है. दीज ऑल आर सेफ सेल, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट ही अर्न करेंगे. ये सेल करके हमें प्रॉफिट डायरेक्टली मिलेगा. दैट्स वाई इसको बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3,000 यूनिट्स, यानी जो मैं एक्चुअली यूनिट सेल करूँगा माइनस जो मेरे बजटेड सेल्स थी, या सॉरी ब्रेक इवन सेल्स थी, जितनी एक्सेस सेल्स मेरी होगी दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि मैं सेफ्टी पे खेल रहा हूँ. आई एम मेकिंग, अगर मैं 13,000 यूनिट्स बना रहा हूँ दैट मीन्स आई एम प्लेइंग इन अ सेफ गेम. मैं सेफ्टी पे खेल रहा हूँ, मेरे को लॉस नहीं होगा, आई विल गेट माई प्रॉफिट. सो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. बहुत ही सिंपल है. बजटेड लेवल 13,000 माइनस ब्रेक इवन लेवल. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें कैलकुलेट करनी है इन परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट इन परसेंटेज, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? जो भी हमारा मार्जिन आ रहा है, मार्जिन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, बजटेड माइनस ब्रेक इवन. जो हमने एक्चुअली सेल करनी है, एक्चुअल सोल्ड ब्रेक इवन, सॉरी एक सेकेंड, एक्चुअली सोल्ड जो हमारी थी, जो हम चाहते हैं सेल करना, माइनस जो हमारा ब्रेक इवन था, वो आ जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी आया है डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, और इसको जो मैंने लिखा था एक्चुअल सेल्स, के जो एक्चुअल सेल्स मैंने करी है इंटू 100. दैट मीन्स इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा. लॉजिक इसमें क्या पता चलेगा, ध्यान से सुनना, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, कि जो टोटल सेल है उसमें परसेंटेज मार्जिन कितना है. परसेंटेज मार्जिन कितना मतलब, अगर मैं टोटल इतने यूनिट सेल कर रहा हूं उसमें से इतना जो मेरा मार्जिन है दैट इज प्रॉफिट. कि अगर 47% आंसर आता है, 50% आंसर आता है, दैट मीन्स इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट पे चल रहा है, मतलब मैं मार्जिन पे खेल रहा हूँ. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, के टोटल सेल्स में इतने परसेंट तो मेरा मार्जिन है, इतने परसेंट में पॉजिटिव वाली प्रॉफिट वाली सेल है मेरी. ठीक है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अब हमें यहाँ पे जो निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा जो आया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज 3,000. सो 3,000 डिवाइड बाय बजटेड सेल्स, यानी एक्चुअली सेल्स जो हमने करनी थी 13,000 इंटू 100. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मेरी परसेंटेज में आ जाएगी 3,000 डिवाइड बाय 13,000 इंटू 100, दैट इज़ 23.07. तो 23.08 कर देता हूँ, 23.08%. ये हमारी हो जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज. अगर निकालनी है तो 5-6 बार ये फॉर्मूलेस पढ़ लेना, बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. अब आता है हमारा डी पार्ट. अब डी पार्ट क्या है? दिस इज समथिंग न्यू, नॉट डिफिकल्ट बट समथिंग न्यू. डी पार्ट इज कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो ऑफ पी क्यू. अरे ये तो बहुत ही मजाक है. कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, ये तो बिल्कुल रेशो वाला फॉर्मूला है कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो क्या है. तो हमारा जैसे नेट प्रॉफिट रेशो होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो क्या है? सो दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा पर यूनिट कितना था, मैंने निकाला था, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉज 5, सेल्स पर यूनिट वॉज 25. तो 5 डिवाइड बाई 25, अच्छा इंटू 100 नहीं होता, सो 5 डिवाइड बाई 25 दैट इज 0.2, दैट इज 0.2. और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लेंगे, सो दैट मीन्स 20%. सो 20% इसको हम प्रॉफिट रेशो भी बोल सकते हैं. इट कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट रेशो. रेशो तुमने F2 में भी करी हुई है, F3 में भी करी हुई है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट रेशो कि टोटल सेल्स जो हम करते हैं उसमें कितने परसेंट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट होता है. मतलब इस टोटल कॉस्ट में जो हमारी है 80% मेरी होगी वेरिएबल कॉस्ट और 20% का मेरा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन. सिंपल लॉजिक. नेक्स्ट ई पॉइंट. ई वो कह रहा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. अगेन यही काम रह गया क्या हमारा?
चलो, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट अगेन, दिस टाइम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू। हमें ये बता रहे हैं कि टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होना चाहिए, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होना चाहिए कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है ये है रट्टे वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं तुम्हें रट्टे वाला फॉर्मूला कराता हूँ, इससे आंसर निकालते हैं, देन मैं तुम्हें लॉजिकल बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, तुम कहोगे अच्छा ये था, ओहो हम ऐसी फॉर्मूले से फंस रहे थे, बट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला इन्होंने बताया है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी 50,000 आई थिंक, है ना, ऊपर से मुझे याद है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 50,000। हाँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। अब कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो मैंने निकाल लिया 0.2, दैट मीन्स 0.2, सो 50,000 डिवाइड बाय 0.20, सो ये मेरा आ रहा है $250,000। इसका मतलब क्या है कि जब मैं टोटल सेल इतने डॉलर्स की करूँगा तब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। जैसे कहते हैं ना कि कितनी टोटल सेल्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स में नहीं बतानी हमें, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, हमें बतानी है अमाउंट में, कितने अमाउंट की हम टोटल सेल करेंगे तब जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, बट हर चीज़ हमें फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्चुअली भी करनी होती है। अब सिंपल सी बात, हमने क्या निकाला था, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था 10,000 यूनिट्स, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था, तो हमारा इसका फॉर्मूला सिंपल, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेल वैल्यू, सिंपल। जितना हमारा ब्रेक इवन यूनिट आया था 10,000 और हमारा सेल प्राइस पर यूनिट कितना है, सेल प्राइस पर यूनिट इज 25, सिंपल $250,000। अगर अमाउंट यहाँ पे यूनिट्स में निकाला था हमने ऊपर, अब अमाउंट में निकालना है टोटल सेल वैल्यू, तो 10,000 25 पर यूनिट की सेल है, तो टोटल इतने की सेल करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला जो है दिस इज़ लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट लॉजिक इसके पीछे ये है। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला हमें कभी कभार लर्न करना पड़ता है। अब सेम चीज़ इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में करी है, देखो कितने आसान हो गए 6 लास्ट के 3 फॉर्मूले समझने के लिए, कि अगर इन केस तुम्हें सिर्फ आंसर निकालना है विदाउट इवन यूजिंग दीज फार्मूलाज, तुम लॉजिकली भी आंसर निकाल सकते हो। अब लास्ट वाला आंसर तुम खुद ट्राई करना, देखो, कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू दैट इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $40,000। अगर हमें $40,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है तो टोटल सेल कितनी होनी चाहिए। हमने अभी ऊपर क्या निकाला था, हमने देखा था कि हमारी टोटल अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, सो दैट मीन्स सेल जो हमें करनी है 18,000 यूनिट्स से प्रॉफिट 40,000 अर्न करने के लिए, और पर यूनिट सेल वैल्यू है 25, सो 18,000 इंटू 25 दैट इज़ $450,000। ये आ रहा है मेरा आंसर बाय लॉजिक, कि टोटल सेल मेरे को जो करनी थी 40,000 प्रॉफिट के लिए, दैट इज़ इतनी इंटू 25, ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर फॉर्मूले से करना है तो भैया चलो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रॉफिट 40,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, दिस इज 0.2, सो दैट मीन्स हमारा यहाँ से 90,000 डिवाइड बाय 0.2, ये भी आ रहा है $450,000, है ना। तो हमारा लॉजिक, दिस इज लॉजिक एंड दिस इज फॉर्मूला। तो जब भी तुम्हें फॉर्मूले में डाउट हो लॉजिकली भी आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल। अगर हमारे को एक बार फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते जल्दी से, ये 3 फॉर्मूलेज मैं नहीं करा रहा, तुमको पता होंगे, तुम बच्चे नहीं हो, तो सीधा आगे वाले करते हैं। अगर हमें कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो निकालनी है, दिस इज सिंपल एज पर फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। उसके बाद अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट दोबारा निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट टोटल सेल वैल्यू के लिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, यहाँ से आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, नॉट इन यूनिट्स। अगर इन यूनिट्स निकालना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें सेल्स रेवेन्यू निकालना है इन टर्म ऑफ
टारगेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो वहाँ पे भी रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी, मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आया, शायद तुम्हें भी मज़ा आ गया। देख के वैसे ही मुश्किल लग रहा था, अरे यार 6 फॉर्मूले फिर से लर्न करने पड़ेंगे, पता लगा है तो बच्चों वाले फॉर्मूले हैं। चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ड्राइंग अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। ये चार्ट अभी तुम्हारे भाई ने तुम्हें कराया था। क्या चार्ट था? ये वाला देखो। ये चार्ट में क्या था हमारा, दिस इज़ अमाउंट, दिस इज़ नंबर ऑफ यूनिट यानी आइटम्स, ये हमारा था टोटल कॉस्ट, दिस वॉज आर रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, ये हमारी थी फिक्स कॉस्ट। अरे तो बिल्कुल मैच कर रहा है यार, तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है, मैंने तो देखा भी था यहाँ पे। लॉजिक सही है ना, लॉजिक से करोगे तो कैसे गलत होगा, रट्टा नहीं मारा मैंने, लॉजिक से करें, ठीक है। सो दिस इज़ आर चार्ट। अब पॉइंट क्या होता है, कभी कभार जैसे अब मैं तुम्हें ये चीज़ लेट्स इस चीज़ को अगर हम ग्राफ में हमें बोला जाए बनाने को, जस्ट इन केस फॉर प्रैक्टिस अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो हाउ डू वी प्रैक्टिस इट। देखो 10 20 तो जैसे यहाँ पे हैं हमारे, लेट्स डू इट फ्रॉम हेयर, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब वो सब। तो अगर मुझे इस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करना है तो हाउ डू आई प्लॉट दिस इन ग्राफ। गाइस बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा काम आ गया था। तो पॉइंट इज़ कि अगर मुझे इस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करना है, हाउ कैन आई डू इट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे आई विल जस्ट मार्क विद दिस नाउ। सो ये जो मेरी लाइन है, दिस इज़ फॉर अमाउंट एंड दिस इज़ फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 1700 यूनिट्स हैं, हम 200 यूनिट्स कर लेते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, कल 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70, 80, 90. I have taken random figures. So this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800। अब पॉइंट, मैं तुम्हें एक ग्राफ क्यों बनवा रहा हूँ, अब तुम कहोगे सर इस ग्राफ में हमें स्केल चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा, है ना। हम बिना स्केल के इन सब चीज़ों के हम कुछ प्लॉटिंग करेंगे, देखना हाउ विल आई डू प्लॉटिंग, ध्यान से देखना। उस प्लॉटिंग से ही हमारे को चार्ट इजीली, दैट मीन्स ये है हमारे फिक्स कॉस्ट, तो ये लाइन हमारी हो गई फिक्स कॉस्ट की, ये लाइन हम हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट की। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट से अभी कुछ नहीं करना हमें, सिंपल एक चीज़ क्या देखते हैं हम, हमने फोरकास्टेड सेल्स हमारी है 1700 यूनिट्स पर मंथ, दिस इज़ फोरकास्टेड सेल्स। तो 1700 यूनिट्स पर मंथ हैं, तो 1700 पर यूनिट इनटू, ध्यान से 1700 यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट 30। तो 1700 इंटू 30 दैट मीन्स 51,000 की मेरी है वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं 1700 मतलब मैं सेल करता हूँ तो मेरी सबसे बड़ी बात टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 51,000, फिक्स कॉस्ट तो इतनी रहेगी। तो 51,000 प्लस 20,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट, दैट मीन्स 71,000 आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। तो यहाँ से इस जगह अगर मैं देखूँ तो 71,000 विल बी अप्रॉक्सीमेटली हेयर। तो अगर मैं वैसे ही इसको करूँ, वैसे ही रफ हैंड्स, ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट, ये जो मेरी लाइन आ गई दिस इज़ आ गई मेरी टोटल कॉस्ट की। तो यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया जस्ट बेयर हैंड्स, तो ये आ गई मेरी 1700 यूनिट्स तक की टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल हमारा सेलिंग प्राइस इज़ 50, 1700 है हमारा फोरकास्टेड सेल्स, तो 1700
इंटू 50, 1700 इंटू 50, दैट मीन्स 85,000 की मेरी आएगी टोटल कॉस्ट। अब 85,000 1700 यानी यहाँ पे 85,000 आएगा समवेयर हेयर। तो दिस इज़, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। कौन सा कलर करूँ? वाइट 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 ब्लू कर लेता हूँ। चलो, ये पॉइंट मेरी आ गई टोटल सेल प्राइस यानी टोटल रेवेन्यू जो मैं अर्न करूँगा। स्टार्टिंग में मेरा रेवेन्यू हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट होगा। यहाँ से मेरी टोटल कॉस्ट स्टार्ट होती है, मैंने बताया था। बट सेलिंग प्राइस तो जब एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ तो ज़ीरो ही होगा। ये है मेरी टोटल सेल वैल्यू। तो इस ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगा लाइक दैट। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे हो गया, ओके, थोड़ा सा इधर हो गया, अब कोई बात नहीं। ये लो, थोड़ा सा कर्व आया है बट जो भी आया चलो। अरे यार, हो गया। थोड़ी सी टेढ़ी होगी बट यहाँ मैच कर गई इससे। ठीक है, थोड़ी सी कर्व होगी बट ये मैच कर रही है। सो दैट मीन्स मेरा इस ग्राफ को देख के मुझे क्या समझ आया है कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे निकले हैं। दिस इज़ माई ब्रेक इवन पॉइंट कि इतने यूनिट्स जब मैं से बनाऊंगा तो मेरा नो प्रॉफिट होगा, नो लॉस। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है। इनका भी आंसर एक बार देख लेते हैं। इनका आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 1000 यूनिट्स। देखो यहाँ पे इनका पॉइंट कहाँ पे आया है, 1000 यूनिट्स का। मैं भी अपना देखूँ, मेरा थोड़ा सा उधर आ रहा है, थोड़ी ड्राइंग का फ़र्क है। तो इसको, अरे ओ, सो दैट मीन्स अगर मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दूँ तो ये आ रहा है पॉइंट। तो दिस इज़ लाइक अ ब्रेक इवन पॉइंट। वो तो तुम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे ब्रेक इवन पॉइंट? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, फिक्स कॉस्ट 20,000। तो 20,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स 10,000 की तुम्हारी आ गई 10,000 10,000 नहीं, 1000 तुम्हारा आ गया ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन यूनिट्स तुम्हारा आ गया ये। तो यहाँ पे तुम्हारी इंटरसेक्ट होनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं। दिस इज़ हाउ, ये है रेवेन्यू। दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ अ चार्ट एंड दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड अ चार्ट। क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है, तुमने बोला होगा सर ने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया है। उसका रीज़न ये है, बहुत बार एग्जाम्स में हमें फाइंड आउट थिंग्स फ्रॉम दिस कि क्या चीज़ है, कौन पहले समझना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, तभी हम दूसरे को बता सकते हैं कि इस ग्राफ में कौन सी चीज़ क्या है। गॉट इट गाइस? अब इन्होंने यही बताया हुआ है कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, learning to draw a chart to scale, it will provide a firm foundation for your understanding of break-even charts. To give yourself some practice, it would be good idea to follow step-by-step guide which follows to produce your own chart in a piece of graph paper, जैसा मैंने बताया था। वैसे तुम चाहते तो, मैं चाहता था अगर तुम मेरे को कोई बोलते, तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तुम बोलते तो मैं इसको ग्राफ पेपर भी बनाया था। ये देखो ग्राफ पेपर भी बन जाता इसमें। बट चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं। अब बहुत मजाक हो गया। तो इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, जस्ट लीव दिस स्टेप्स। ये सारे मैं तुम्हें करा चुका हूँ, इस चीज़ का हमें कुछ नहीं करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ इसी चार्ट से, इन्होंने जो बताया है व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम दिस चार्ट, ये हमारा था ब्रेक इवन पॉइंट। थोड़ा सा भी मान लो कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, हम सेल्स कर रहे हैं इतने यूनिट, दिस इज़ माई ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज़ माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि इतने यूनिट्स मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैं। और अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 1000, सॉरी गाइस कॉल करो, व्हाट्सएप डायरेक्टली कॉल मत करा करो बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, मेरे को काम के लिए भी कॉल्स आती है। बट पता नहीं बच्चे मेरे को डायरेक्टली कॉल कर देते हैं और फिर उठाना पड़ता है कॉल और बाद में फिर उनको बोलना पड़ता है कि मैं क्लास के बीच में हूँ। क्या करूँगा, इस ऑप्शन नहीं। चलो एनीवेज, सो दिस इज़ माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालना है सो दैट विल बी, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, 1700 यूनिट्स मैं बना रहा हूँ, ब्रेक इवन था 1000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 1700 इंटू 100। सो दैट मीन्स 700 डिवाइड बाय 1700 इंटू 100। So 7 divided by 17 into 100, that is 41.18, 41.18
18% मेरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि टोटल सेल्स में से 41% तो मेरा मार्जिन है। बस सिंपल गाइस, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो इन्होंने दिया हुआ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। अगर इसको तुम ध्यान से देखो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 को इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो फिर हमें करना क्या है, हम करें क्या यहाँ पे? क्वेश्चन में इन्होंने बताया क्या हुआ है, सब कुछ तो गिवन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स पता है हमें, पता नहीं कैसे लिखा ही नहीं हो, तो चलो छोड़ो, लीव दिस पार्ट। क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सब कुछ तो लिखा हुआ है इसमें। एनीवेज, अब देखो गाइस, अब जो चार्ट हमने करा है उस चार्ट का एक छोटा सा इन्होंने चेंज कर दिया है उसमें, और उसका नाम दे दिया है दी कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, दी कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट से हमें फ़ायदा क्या होगा, मैं तुम्हें एक बार यहीं से दिखाता हूँ, या चलो मैं बता देता हूँ ग्राफ बना के। जितनी बार मैं ग्राफ बनाऊंगा उतना अच्छा तुम सबके लिए होगा। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि ये हमारी होती है फिक्स कॉस्ट और ये हमारा होता है टोटल कॉस्ट, है ना? आई थिंक आई एम राइट। ये आती है हमारी अरे ज़्यादा ही लंबा चला गया, चलो ये आती है हमारी, इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। ये है टोटल कॉस्ट और ये है लेट से हमारी सेल्स। ठीक है, दिस इज़ अवर अभी नॉर्मल का ग्राफ जो हमने बनाया, जो अभी तक बनाते आए हैं। अब पॉइंट इज, जो ये वाला चार्ट हमारा है द कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन एनालिसिस, इस चार्ट से आई कैन नॉट फाइंड आउट, चार्ट से देख के, कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाउ विल बी माई कंट्रीब्यूशन, व्हाट कंट्रीब्यूशन आई विल अर्न फ्रॉम द चार्ट। तो कैसे पता चलेगा कंट्रीब्यूशन, उसका तरीका क्या है देखो। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे है नहीं, मुझे फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो हाउ विल आई फाइंड आउट माई वेरिएबल कॉस्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल कॉस्ट का भी एक चार्ट बना देता हूँ। ये मेरी होगी वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से देखना गाइज, दिस इज गोइंग टू बी माई वेरिएबल कॉस्ट। कैसे, बहुत ध्यान से देखना, ये जो इनके बीच में गैप है, ये गैप क्यों है, दिस इज बिकॉज टोटल कॉस्ट में इतनी तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, जो भी मेरे नंबर है, अमाउंट है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट, इतना गैप मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट का चार्ट हटा दूं, तो इस चार्ट से मुझे क्या पता चला कि टोटल कॉस्ट मेरी यहाँ से शुरू होती है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉर्मली पैरेलल टू टोटल कॉस्ट। नॉर्मली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के पैरेलल होती है, क्योंकि नॉर्मली कई बार फिक्स कॉस्ट भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर जाती है, कई बार फिक्स कॉस्ट भी कम ज़्यादा हो जाती है, स्टेप ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड ऑल। तो नॉर्मली हमारी ये चार्ट पैरेलल होता है। क्यों पैरेलल होता है, दोबारा, जो हमारी टोटल कॉस्ट है इसमें फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, तो इतना पार्ट तो हमारा फिक्स कॉस्ट का ही चला गया। दैट मीन्स स्टार्टिंग में जब हम यूनिट भी ज़ीरो और वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज लाइक दैट। ये हमारा चार्ट था फिक्स कॉस्ट का, ये फिक्स कॉस्ट था, जीरो से स्टार्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ से स्टार्ट होगी टोटल कॉस्ट, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे तुम्हें दिखाऊं, टोटल कॉस्ट क्या होगी, ध्यान से देखना, इतनी फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स कॉस्ट होगी, इतनी वेरिएबल कॉस्ट थी, वही वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो गई। तुम्हें ये चीज़ समझ, ऑब्वियसली ये चीज़ ईजिली समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकालने वाला चार्ट होता है, द कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, वी डू नॉट मेक फिक्स कॉस्ट हेयर, हम वेरिएबल कॉस्ट दिखाते हैं। अब इससे हमें कंट्रीब्यूशन कैसे पता चलता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, द फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो इनके बीच में जो भी गैप होगा दैट विल बी अवर कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, नॉट पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया। फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो ये तो हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो ये जो चार्ट है, दिस चार्ट इज़ वे मच बेटर दैन हमारा नॉर्मल चार्ट था, क्योंकि हमने सिर्फ फिक्स कॉस्ट हटा के वेरिएबल कॉस्ट डाल दिया। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, टोटल कॉस्ट भी आ गया,
सेल्स भी आ गया और हमें सब पता चल गया यहाँ से। यही चार्ट इन्होंने बताया कि दिस पार्ट इज़ योर फिक्स कॉस्ट वाला चार्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन, और ब्रेक इवन तो हमें पता ही है, दिस इज़ आवर ब्रेक इवन पॉइंट। और उससे पहले जैसे इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इससे पहले का जितना भी हमारा पॉइंट है टोटल कॉस्ट, ये हमारा होगा लॉस। इससे पहले का जितना भी होगा ये होगा हमारा लॉस, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज़ हायर, सेल्स इज़ लेस। इसके ऊपर जो भी होगा ये हमारा होगा प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स इज़ मोर, टोटल कॉस्ट इज़ लेस। ठीक है गाइस, इजी कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बड़े दिनों बाद कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ाने का मन करा। चलो अब इसके बाद इसको यू डोंट नीड टू रीड अभी, मतलब रिवीजन के लिए एक बार वैसे पढ़ लेना। अब आता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अब प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट गाइस कुछ नहीं है, मैं नहीं करा रहा इसको, कितने चार्ट बनाऊँ, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है कि पहले हम लॉस लिखेंगे यहाँ पे, देन प्रॉफिट। तो दिस इज़ लाइक यू कैन से जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, स्टार्टिंग में हमें लॉस होता है, तो लॉस पहले कितना हो रहा है, देन प्रॉफिट कितना हो रहा है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल। अब इसमें ये हमारा लॉस है, ये ब्रेक इवन है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो अगर तुम बोलो कि सर 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 इसी चार्ट में अगर आप हमें प्रॉफिट वाला भी बना के दिखा दो तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे यार चलो अब इसमें प्रॉफिट वाला भी बनाते हैं। स्टार्टिंग में हमारी टोटल कॉस्ट है इतनी, सेल्स है 0, टोटल कॉस्ट है इतनी, दैट मीन्स ये नेगेटिव फिगर्स है नीचे, दैट मीन्स इतना अप्रॉक्सीमेट जितना ये फिगर है उतना ये मेरा लॉस होगा, ये मेरा लॉस आएगा, क्योंकि कॉस्ट आ रही है, सेल्स 0 है, तो ये लॉस, कॉस्ट इतनी है सेल्स नहीं है, तो सारा का सारा लॉस ही होगा मेरा। ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दैट मीन्स ये मेरा पॉइंट होगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। बस मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, ये लो, ये मेरा बन गया प्रॉफिट वाला चार्ट कि इस पॉइंट पे आई एम हैविंग लॉस, यहाँ पे आके मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। सिंपल। बस ये चार्ट्स मेरा बनाने का पर्पस ये है कि तुम्हें चार्ट समझना आना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था, F5 इज स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। सॉरी गाइस, थक गया हूँ बोल बोल के। चलो एनीवेज, ठीक है गाइस, सो दिस इज योर प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने बता दिया। The profit volume graph is also called as a profit graph or a contribution volume graph. Okay, the main advantage of profit volume chart is that it is capable of depicting clearly the effect on profit, break even and any change in the variable. हाँ पता ही है कि हमें प्रॉफिट्स में पता चल जाएगा कि वेरिएबल चेंज होने से प्रॉफिट में क्या फ़र्क आ रहा है। अब अगेन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ। चलो एनीवेज, ड्रॉइंग अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अब हमें प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अगर ड्रॉ करना है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट RS, ईच यूनिट ऑफ RS इज़ फॉर $100, वेरिएबल कॉस्ट 60 per unit, फिक्स कॉस्ट आर दिस, द कंपनी बजट्स टू प्रोड्यूस, calculate break even point using graph paper, draw a प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर सिनारियो 1। सिनारियो 1 मतलब इस चीज़ के लिए हमें प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना है। तो देखो गाइस बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तरीका, हमारा फिक्स कॉस्ट है 250, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज़ 1 2 3 4 5, दिस इज़ -1 -2 -3 -4 -5, मतलब लैक्स में है, दीज आर इन लैक्स। फिक्स कॉस्ट मेरी है 250, तो फिक्स कॉस्ट मेरी है 250। पहले जब मेरे कोई भी यूनिट सेल नहीं हो रहे, जब मेरे कोई भी यूनिट सेल नहीं हो रहे, तो मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा मेरा लॉस है। यहाँ से मैं निकाल लूँगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इज़ 100, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 60, दैट मीन्स 40 आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट इज़ 250, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 40, सो 250 डिवाइड बाय 40, दैट मीन्स 6250 यूनिट्स मेरे आगे ब्रेक इवन। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 इन थाउजेंड्स, ये है इन थाउजेंड्स और ये है इन लैक्स. सो ब्रेक इवन पॉइंट है 6250, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट हेयर. सो मुझे 2 पॉइंट्स अपने मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया. बस इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, फिर लाइन टेढ़ी होगी. परफेक्ट. अरे फिर हिल गई. ये मेरा आ गया प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट. सो ये प्रॉफिट चार्ट. सो ये मेरा है लॉस, और इस ब्रेक इवन के बाद यहाँ से शुरू हो गया मेरा प्रॉफिट. दैट्स इट. और कुछ भी नहीं है. फॉर्मूलेस तुम्हें आते ही हैं, बस सिंपल. अब सिनारियो 2 इन्होंने बताया हुआ है. सिनारियो 2, सेलिंग प्राइस अगर चेंज हो गया, लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ दिस. गाइस सब कुछ वही है, सारे फॉर्मूले सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते आ रहे हैं. तो तुम ये सारा एज होमवर्क कर लेना. इट्स नथिंग एज सच जो तुम्हें करना है. ये देखो इन्होंने सिनारियो 2, सिनारियो 3, उसके बाद सिनारियो में कंपैरिजन, 2 सिनारियो के ग्राफ बना दिए. तो आई वुड रेकमेंड कि इन सब चार्ट्स को होमवर्क में खुद समझना. आई एम हेयर, कोई डाउट हो तो मैं बैठा ही हूँ, मुझसे पूछ लेना. बट तुम्हें ये समझ सारे आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है. फटाफट से हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 करते हैं, क्योंकि मुझे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 में कुछ दिखा जो हमें करना है. सो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 में हमें क्या करना है? स्टेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, break even sales revenue for swim company and estimate to nearest 10,000. okay. company profit if 500 athletes attend a training course. अगर 500 एथलीट्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करते हैं तो यूजिंग द अबव चार्ट एक्सप्लेन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ओके. अब देखो, अभी टेढ़ा मेढ़ा सा लाइन्स हैं, हमें ये लाइन समझनी है ध्यान से. ये है, ये चार्ट है. दिस विल बी माई वेरिएबल कॉस्ट, ओ सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ. दिस विल बी माई सेल्स. ये चार्ट जो मेरा होगा ये सेल्स का होगा. कैसे सेल्स का मैंने बोला? क्योंकि स्टार्ट सेल्स का, देखो सेल्स का किसी और जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है, दोज आर इंटरलिंक्ड. सेल्स आर नॉट रिलेटेड टू एनी चार्ट. तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे आ रहा है, ये हमारा ऐसे आ रहा है. सेल्स हमेशा स्टार्टिंग में ज़ीरो होंगी. सेल्स एक, जब हमने एक भी यूनिट सेल नहीं किया तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता. तो दैट मीन्स ये होगी हमारी टोटल सेल वैल्यू. उसके बाद ये जो हमारी वैल्यू है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये हमारी है फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो गई थी. तो ये हमारी है फिक्स कॉस्ट, ये हमारी है टोटल कॉस्ट, और ये है सेल्स. चार्ट बन गया. अब जो वैल्यूज़ निकालनी है निकाल लो. यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इतना, यहाँ पे इन्होंने कितना दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट. अब देखो इसमें थोड़ा सा तुम्हें और क्या बड़े ध्यान से हम ग्राफ निकाल सकते हैं कि 300 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, चलो अभी ग्राफ से ही कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला ही नहीं हुआ. तो और क्या क्या निकालना है इसमें हमें? स्टेट ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू. अब हमें ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू 1,40,000 यूनिट्स हमारे जो थे, कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों चीज़ें मिल गई तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. सेल वैल्यू पर यूनिट अगर मैं इस पॉइंट पे आके देखूं, ध्यान से देखो, टोटल जो मैंने यूनिट सेल किए हैं वो किए हैं 100. टोटल अमाउंट जो मेरा है वो है 30,000. दैट मीन्स सेल वैल्यू पर यूनिट इज़ 30,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे सेल लाइन थोड़ी सी चेंज भी हुई है आई थिंक. अच्छा हाँ, सेल्स प्राइस पर यूनिट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पर यूनिट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया. देखो यहाँ पे लाइन सीधी जा रही है, यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी होगी, यहाँ पे इन्होंने सेल वैल्यू कम की होगी. ओके ओके ओके. चलो अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यहाँ पे. सो लेट्स फाइंड आउट. अच्छा
ब्रेक इवन से एक काम करते हैं गाइस, एक्चुअली इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है एक्सप्लेन करना, ये हमें एक एक पॉइंट सारा पढ़ के एक्सप्लेन करना। यहाँ से यहाँ तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट इतनी पर यूनिट थी, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ तक सेम थी, फिर बढ़ गए, फिर सेम होगी, सेल वैल्यू यहाँ तक पर यूनिट इतनी थी। तो दिस इज़ लाइक बहुत लंबा एनालिसिस का क्वेश्चन, और ये करते करते ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो डू वन थिंग, तुम इसका जो सॉल्यूशन है उसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। मतलब ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो करने हैं, इसका सॉल्यूशन अच्छे से रीड कर लेना, और मुझे वीडियो देखें, जो भी पूरी देखें एंड तक, क्योंकि जो एंड तक देखेगा नहीं उसको ये बात पता ही नहीं होगा। जो भी बच्चे वीडियो पूरी देखें, मुझे टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ तक, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ क्या होगी, यहाँ पे क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, यहाँ क्या होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी है, तो उसके लिए इट वुड बी बेटर तुम खुद एक बार सॉल्यूशन देखो। अगर तुम्हारे को किसी को डाउट हुए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार ये सारा अच्छी सी आधे पौने घंटे में सारा हुआ, तो अगर तुम्हें डाउट नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चार्ट तुम्हें समझना तुम्हें आ गया तो इट विल टाइम एंड बाय।